हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ब्रो ऑफ फार्मा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स में। हमारे क्रैश कोर्स के अंदर जनरल फार्माकोलॉजी का ये लेक्चर नंबर 3 होने वाला है, जिसमें हम लोग बात करेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स के 3 पोर्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन के बारे में। एब्जॉर्प्शन मैंने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में कवर कर दिया, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो उसको जाके एक बार चेकआउट जरूर कर लेना, जिसमें मैंने फार्माकोकाइनेटिक्स का इंट्रोडक्शन एंड देन एब्जॉर्प्शन की बात करी थी। ठीक है, तो आज हम लोग इसके साथ फार्माकोकाइनेटिक्स को खत्म करने वाले हैं। तो आज फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूशन आफ्टर द ड्रग रीचेस द ब्लड। भी लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जैसे हम ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं, फिर वो बॉडी के अंदर जाती है, फिर वो ब्लड में जाती है, उसके अलग अलग तरीके होते हैं। वो सारी चीजें मैंने लास्ट वीडियो में बता रखी है। तो अब हम लोग इस वीडियो में उसके आगे की बात करेंगे कि जैसी ड्रग जो है वो हमारी ब्लड में पहुंचती है, इट मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू वेरियस टिश्यूज। वो कहाँ जाएगी? जो डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज है वहां पे वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। और इसको डिटरमाइन करने के लिए कि कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुई या कितना डिस्ट्रीब्यूट हुई, एक हाइपोथेटिकल पैरामीटर यूज किया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। उस हाइपोथेटिकल पैरामीटर का क्या नाम है? वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसको हाइपोथेटिकल क्यों बोलते हैं, अभी हम लोग आगे देखेंगे कि इसको हाइपोथेटिकल क्यों बोला जाता है। ठीक है, इफ मोर अमाउंट ऑफ ड्रग इज एंटरिंग द टिश्यू, इट हैज हायर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड वाइस वर्सा। मतलब क्या है कि अगर जितना ज्यादा जो ड्रग है वो टिश्यू में एंटर करेगी, तो उसका मतलब जो उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा होगा। एंड वाइस वर्सा, मतलब क्या है कि अगर ड्रग कम एंटर करेगी तो उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसीलिए इसका जो फॉर्मूला होता है अगर डिटरमाइन करने का, एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू डोज एडमिनिस्टर्ड, आईवी रूट से जो डोज दी जाती है, एंड कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा। प्लाज्मा में जो कंसंट्रेशन है वहां से आप इसको डिटरमाइन कर सकते हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको फॉर्मूला जो है वो याद रखना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है डायरेक्ट फॉर्मूला से भी, और वैसे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी बॉडी में जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो रही है उसको अफेक्ट करते हैं। ऐसे कुछ फैक्टर्स होंगे, कौन कौन से फैक्टर हैं? सबसे पहला है लिपिड वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट ऑफ द ड्रग, दैट इज लिपिड सॉल्युबिलिटी, या इसी को हम लोग लिपोफिलिसिटी बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में हमने प्री फॉर्मुलेशन का जो मैंने लेक्चर लिया है उस पर मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि क्या होता है लिपोफिलिसिटी, हाइड्रोफिलिसिटी, पीके, सबके बारे में बहुत इन डिटेल हमने वहाँ बात करी है। इसीलिए मैं दोनों टॉपिक को साथ में लेके चल रहा हूँ ताकि आप इजीली चीज़ें कोरिलेट कर पाओ। ठीक है, तो अगर आपने वो चीज़ें नहीं देखी तो एक बार उसको जाके चेकआउट जरूर कर लेना, ताकि आप इजीली चीज़ें और अच्छे से समझ पाओ। बाकी हम लोग इसमें देखते हैं कि लिपिड वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट जो है लिपिड सॉल्युबिलिटी को कैसे अफेक्ट करता है। ड्रग विच आर लिपिड सॉल्युबल आर मोर लाइकली टू क्रॉस द ब्लड वेसल वॉल एंड दस हैव हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब क्या है कि हमें पता है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स की जो वॉल होती है वो लिपोफिलिक ड्रग्स के लिए परमिएबल होती है। डाइट अगर जितना ज़्यादा लिपोफिलिसिटी होगी उतना ज़्यादा उसकी परमिएबिलिटी होगी। तो इसी वजह से अगर ड्रग लिपोफिलिक है तो उसका जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी क्या होगा? हाई होगा। और अगर हाइड्रोफिलिक है तो कंपेरेटिवली वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उसका जो है वो कम होने वाला है। नेक्स्ट इज अ पीकेए वैल्यू ऑफ द ड्रग। पीके वैल्यू क्या कहता है? हाईली आयनाइज्ड ड्रग, लिपिड इनसॉल्युबल, लेस वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। समझ गए बात को? मतलब अगर मैंने जो इससे पहले जो लेक्चर लिया था उसमें मैंने बताया था कि आयनाइज होता है तो लिपिड सॉल्युबल होता है, सॉरी आयनाइज होता है तो वाटर सॉल्युबल होता है, अनआयनाइज होता है तो लिपिड सॉल्युबल होता है। वो मैंने बताया था कि जब एब्जॉर्प्शन हम पढ़ रहे थे कि इसीलिए एसिडिक ड्रग का जो है वो स्टमक से एब्जॉर्प्शन क्यों होता है, बेसिक ड्रग का इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन क्यों होता है, बहुत डिटेल में मैंने लास्ट लेक्चर में बताया। तो अगर वो नहीं देखा तो एक बार जाके देख लेना, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाईली आयनाइज ड्रग है मतलब लिपिड इनसॉल्युबल है तो लेस वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डिग्री ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड। सिंपल सी बात है, अगर ब्लड में जाके वो प्लाज्मा के प्रोटीन के साथ बाउंड हो गई अगर ड्रग, तो क्या वो टिश्यू के पास जा पाएगी? क्या नहीं जा पाएगी। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? उसका जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम हो जाएगा। इफ ड्रग इज हाईली बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन इट विल लेस गो टू टिश्यू रिजल्टिंग इन द रिड्यूस्ड वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ और फैक्टर जो है वो भी देख लेते हैं। एफिनिटी फॉर डिफरेंट टिश्यूज, कि पर्टिकुलर टिश्यू के लिए उस ड्रग की क्या एफिनिटी है, इसके हिसाब से भी वो होता है। डायरेक्टली जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर किसी पर्टिकुलर टिश्यू के लिए ज़्यादा एफिनिटी है तो वो ज़्यादा शो करेगा, और अगर कम है तो कम शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फैट इज टू लीन बॉडी मास रेशियो। मतलब क्या कि अगर फैट ज़्यादा है तो क्या होगा? मोर फैट मोर एरिया, तो मोर एरिया तो मोर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। समझिए बात को? इसीलिए क्या होता है कि मसल्स में जो मेल होते हैं उसमें मसल्स ज़्यादा होती हैं, तो इसीलिए उसमें क्या होता है? उसमें वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है कंपेयर टू फीमेल्स। नेक्स्ट अगर बात करते हैं डिसीज कंडीशन, लाइक आपका CHF हो गया, यूरेमिया एंड सायरोसिस, अलग अलग जो डिसीज कंडीशन है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में क्या हो जाता है कि प्रेग्नेंट वुमेन में जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू। एंड एट लास्ट डिग्री ऑफ ब्लड फ्लो, मतलब क्या कि जो ब्लड है वो किस लेवल पे फ्लो कर रहा है। जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो करेगा
उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मोर ब्लड फ्लो, मोर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सिंपल सी बात है। अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप लोग याद रख लो कि वेरियस बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स फॉर स्टैंडर्ड केजी मैन। मतलब क्या कि अगर एक स्टैंडर्ड 70 केजी का मैन है, आदमी है, तो उसके अलग अलग बॉडी में कितने लीटर जो है वो फ्लूइड होता है, वो आपको पता होना चाहिए, इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, टोटल बॉडी जो है फ्लूइड जो होगा 42 लीटर होगा, जिसमें इंट्रा सेलुलर जो होगा वो होगा 28 लीटर, मतलब सेल के अंदर। एक्स्ट्रा सेलुलर जो होगा वो 14 लीटर होगा। एंड एक्स्ट्रा सेलुलर में भी दो होता है, आपका इंटरस्टिशियल जो होगा वो 10 लीटर होगा, और प्लाज्मा जो होगा वो 4 लीटर होगा। समझ गए बात को? तो ये आपको अभी यहाँ पे याद कर लो आप। अभी हम लोग जब बायोफॉर्म पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसके बारे में बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि मैं अभी सूटिक्स में बायोफॉर्म स्टार्ट करूँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, तो मैं इसके बाद बायोफॉर्म का स्टार्ट कर दूंगा, तो वहाँ पे भी हम बाकी सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर देखते हैं कि ये जो इमेज है इसमें देखो कि अगर हमारी जो ड्रग है वो बॉडी में पहुंच गई, ठीक है, अब ड्रग 3 जगह जा सकती है। या तो क्या होगा, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंड होगी, या वो टिश्यू बाइंड होगी, या वो फ्री फॉर्म में रहेगी। 3 जगह पे काम होगा, या तो प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड, या टिश्यू बाउंड, या फ्री फॉर्म। अगर वो प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड हो गई तो मतलब क्या है कि फिर वो टिश्यू तक पहुंच ही नहीं पाएगी, वो प्लाज्मा में ही रह जाएगी। मतलब उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, ऑटोमेटिकली कम हो गया। अगर वो टिश्यू से बाइंड कर रही है, मतलब क्या हुआ कि वो टिश्यू तक गई, ट्रेवल करके गई, तो उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, हाई होगा। और जो फ्री फॉर्म ऑफ ड्रग है वो मैंने पहले ही लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये दोनों ड्रग, प्लाज्मा प्रोटीन एंड टिश्यू बाइंड ड्रग, दोनों भी ना आपके मेटाबॉलिज्म के लिए अवेलेबल होती है, ना ये रिस्पांस के लिए अवेलेबल होती है। रिस्पांस कौन देता है, रिस्पांस हमेशा देता है जो ड्रग का फ्री फॉर्म होता है, वही आपको मेटाबॉलिज्म देता है, वही आपको उसका डिजायर्ड रिस्पांस देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको। समझिए बात को? अब कुछ ऐसी ड्रग हैं जिनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत हाई होता है और उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके लिए एक सिंपल से निमोनिक है, बैड डॉग। बैड डॉग से आप उसको इजीली याद रख सकते हो। बी फॉर बेंजोडाइजिपिन बीटा ब्लॉकर्स, ए फॉर एम्फेटामिन, डी फॉर डिजॉक्सिन होगा, यहाँ पे डॉक्सोसिन लेकिन है, डिजॉक्सिन होगा सर, यहाँ पे आई होगा, ठीक है, डिजॉक्सिन। डी फॉर डॉक्सिपिन, ओ फॉर ओपियोइड्स, सी फॉर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड क्लोरोक्विन। ये जो ड्रग है इनका वॉल्यूम और डिस्ट्रीब्यूशन हाई होता है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, तो आराम से इसको याद रखना। ठीक है, समझ गए बात को? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे कुछ, कि जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है, अभी हमने प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग की बात करी, तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है? उसका इंपॉर्टेंस हम लोग 4D से याद रखते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग का जो इंपॉर्टेंस है उसको हम लोग कैसे याद रखते हैं? 4D से। पहला डी है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, मतलब अगर ड्रग जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंड हो गई वो लॉन्ग एक्टिंग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा, और अगर उनका मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है तो जल्दी एक्सक्रीट आउट भी नहीं होंगी, तो वहाँ पे अगर वो एक्सक्रीशन भी नहीं होगा तो वो लॉन्ग एक्टिंग हो जाएगी। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन, हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाइंड ड्रग स्टे इन प्लाज्मा के अंदर ही रहेगी, तो उनका जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम होगा। डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब क्या कि अगर कोई एक ड्रग है प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड है, वो प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड है, बट उसके बाद क्या हो कि उस दूसरी एक और हाईली इफेक्टिव ड्रग आ गई, मतलब हाईली एफिनिटी, उसकी बहुत ज़्यादा एफिनिटी है प्लाज्मा प्रोटीन से, तो वो उसको क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी। एंड डायलिसिस, इट इज़ नॉट इफेक्टिव फॉर ड्रग हैविंग द प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। मतलब क्या कि अगर हम लोग जो वो डायलिसिस करते हैं, ड्रग को रिमूव कर दें, वो कर दें, तो जो इस ड्रग के लिए प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड है वहाँ पे डायलिसिस का भी कोई इफेक्ट नहीं होता है। समझिए बात को? तो अगर हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंड है मतलब वो डायलिसिस नहीं होगी। ठीक, चलो, तो इसको आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब प्लाज्मा प्रोटीन में भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है एल्ब्यूमिन, दूसरा, मैं इसको भी आप लोग नोट कर लो ना, एक मिनट। हाँ देखो, प्लाज्मा प्रोटीन में पहले हम लोग दो तरीके की ड्रग होती है, एक होती है एसिडिक ड्रग, और ये इससे क्वेश्चन आता है। हमने देखा दो तरीके की, एक एसिडिक ड्रग, एक वीकली बेसिक, वीकली एसिडिक। जो वीकली एसिडिक ड्रग होती है वो किससे बाइंड करती है? वो बाइंड करती है आपकी एल्ब्यूमिन से। ठीक है, और वीकली एसिडिक ड्रग कौन कौन सी हो गई? लाइक आपका बारबिचुरेट्स हो गया, बेंजोडाइजिपिन हो गया, नसेड्स हो गया, आपके वेलप्रोइक एसिड हो गया, फेनेटोइन हो गया, पेनिसिलिन हो गया, टॉलब्यूटामाइड, वारफेरिन, जितने ये सारे जो है ना वो हमारे किससे बाइंड कर रहे हैं? एल्ब्यूमिन से। अगर हम बेसिक ड्रग की अगर हम बात करें तो ये किससे बाइंड करते हैं? ये बाइंड करते हैं अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से। अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से ये हमारी जो बेसिक ड्रग्स हैं वो बाइंड करती हैं। यहाँ पे बेसिक ड्रग्स कौन कौन सी हो गई? लाइक बीटा ब्लॉकर्स हो गया, आपका लिडोकेन हो गया, फिर आपका इम्पेरामिन हो गया, मेथाडोन हो गया, प्राजोसिन, क्विनेडिन, विरापामिल, जितने सारे हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं? वो होते हैं। ठीक, चलो मजे में बात को। चलो अब नेक्स्ट अगर हम बात करें
डायलिसिस इन ड्रग पॉइजनिंग में हम लोग डायलिसिस करते हैं, तो डायलिसिस इज नॉट इफेक्टिव विथ हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड हाई प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग। मतलब क्या कि जो ऐसी ड्रग जिनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है और जिनका प्लाज्मा प्रोटीन बाउंडिंग भी बहुत ज़्यादा है, उनकी में डायलिसिस का इफेक्ट नहीं होता। तो उनके लिए क्या एक निमोनिक ऐसी कौन कौन सी ड्रग है, अवॉइड डायलिसिस, कि जब उसका इफेक्ट नहीं हो रहा तो हमें क्या करना चाहिए, डायलिसिस को अवॉइड करना चाहिए। कौन कौन सी है वो, एम्फेटामिन, विरापामिल, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, ओपियोइड्स, आई से इमिप्रामिन, डी से डिजिटेलिस और डी से डायलिसिस भी हो गया। समझिए बात को। तो ये आपका क्या हो गया, एक ट्रिक हो गई डायलिसिस के लिए। तो इसी के साथ हमने क्या किया कि हम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो रहा है हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हम कंप्लीट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है कि ड्रग जो है इसको हम लोग एपेरेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा एज्यूम किया जाता है कि ड्रग जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन नहीं हो रहा है, और इसकी जो ये जो वॉल्यूम निकल के आता है वो रियल वॉल्यूम आपका नहीं होता है। समझे बात से? चलो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आपको मोस्टली क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, दैट इज मेटाबॉलिज्म, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, बायो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, क्या होता है ये मेटाबॉलिज्म? इन इसेंशियल फार्माकोकाइनेटिक process which convert the lipid soluble and non polar compounds to water soluble and polar compounds। मतलब क्या है कि आपका जो लिपिड सॉल्युबल नॉन पोलर कंपाउंड मतलब ड्रग है उसको वो वाटर सॉल्युबल एंड पोलर कंपाउंड में कन्वर्ट कर देंगे। दिस इज बिकॉज वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस अंडरगो एक्सक्रीशन। वाटर सॉल्युबल क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है, एंड लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस रीअब्सॉर्ब फ्रॉम रीनल एंड एक्सक्रीटरी साइट। समझिए मतलब क्या है कि अभी मैंने आपको बताया कि जो लिपोफिलिक है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो हमारी ड्रग लिपोफिलिक है वो एब्जॉर्ब हो गई। अब अगर वो लिपोफिलिक ही रहेगी तो बॉडी से बाहर कैसे जाएगी, तो इसीलिए मेटाबॉलिज्म में हम उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, हाइड्रोफिलिक, दैट इज वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जब वो वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी तो वो ईजिली बॉडी से हमारे क्या हो जाएगी, एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। समझे बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट जो है, द टर्म मेटाबॉलिज्म इज कॉमनली यूज प्रोबेबली बिकॉज प्रोडक्ट फॉर ऑफ ड्रग ट्रांसफॉर्मेशन और कॉल्ड मेटाबोलाइट्स। मतलब क्या है कि जो ड्रग को ये ब्रेक डाउन करता है तो किसमें ब्रेक डाउन करता है, अलग अलग मेटाबोलाइट्स में, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म मीन्स बायोकेमिकल अल्टरेशन ऑफ ड्रग इनसाइड द बॉडी, और ड्रग्स आर मेटाबोलाइज्ड बाय लीवर यूजिंग टू जनरल सेट ऑफ रिएक्शन, फेज 1 रिएक्शन, फेज 2 रिएक्शन। और इसमें से जो फेज 1 रिएक्शन है हमारा वो फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व द P450 सिस्टम, जैसे साइटोक्रोम P450 इन्वॉल्व करता है, जबकि फेज 2 जो होता है उसमें कंजुगेशन रिएक्शन होते हैं, मोस्टली ग्लूकुरोनाइड से होता है, अदर कंजुगेशन भी होते हैं जो हम लोग अपकमिंग स्लाइड्स में देखने वाले हैं। ठीक है, चलो थोड़ा सा और फेज 1 फेज 2 के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं हम लोग। फेज 1 रिएक्शन कन्वर्ट द लिपोफिलिक मॉलिक्यूल इनटू मोर पोलर मॉलिक्यूल्स बाय इंट्रोड्यूसिंग और अनमास्किंग द पोलर फंक्शनल ग्रुप। लाइक जो उनका पोलर फंक्शनल ग्रुप है सच एज आपका OH हो गया, NH2, इनको या तो इंट्रोड्यूस कर देंगे पहले, या अगर अनमास्क कर देंगे, लाइक उसमें अगर पहले से प्रेजेंट है तो उसको क्या कर देंगे कि जो उसमें मास्किंग एजेंट है उसको हटा देंगे, और अगर उसमें पहले से नहीं प्रेजेंट है तो क्या कर देंगे, उसमें इंट्रोड्यूस कर देंगे। इससे क्या हो जाएगा कि वो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। मोस्ट ऑफ दिस रिएक्शन यूटिलाइज द माइक्रोसोमल एंजाइम P450। अभी हम लोग आगे उसके बारे में बात करेंगे। फेज 2 रिएक्शंस की अगर हम बात करें, आर कॉन्जुगेशन रिएक्शन, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेशन रिएक्शन। दिस कंबाइन अ ग्लूक्रोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड और अमीनो एसिड विद द ड्रग मॉलिक्यूल टू मेक इट मोर पोलर। इसके साथ क्या होता है कि ये ग्लूकुरोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक या कोई भी एक अमीनो एसिड को ड्रग मॉलिक्यूल के साथ जोड़ के उसको और ज़्यादा पोलर बनाते हैं, और हाई पोलर ड्रग आराम से बाहर हो जाएगी, वो हमने आगे बात कर रखी। अब यहाँ पे देखो एक ये चार्ट देखते हैं हम लोग। ड्रग मेटाबॉलिज्म, लिपिड सॉल्युबल ड्रग है, वाटर सॉल्युबल ड्रग में कन्वर्ट हो जाएगी, उसके बाद उसका एब्जॉर्प्शन घटा, एक्सक्रीशन बढ़ गया। अनआयनाइज्ड कंपाउंड है, आयनाइज्ड फॉर्म में घट जाएंगे, डिक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन, इंक्रीज्ड एक्सक्रीशन, मतलब सेम ही है दोनों। लिपिड सॉल्युबल मतलब अनआयनाइज्ड, वाटर सॉल्युबल मतलब आयनाइज्ड, डिक्रीज एब्जॉर्प्शन, इंक्रीज्ड एक्सक्रीशन, सेम चीज है, बस दो अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट की गई है, चीजें सेम है, कुछ भी अलग नहीं है इसमें। समझिए बात को। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हम एक प्रॉपर एक बार पूरा फ्लो रिवाइज कर लेते हैं कि होता क्या है। सबसे पहले क्या होता है, आया एब्जॉर्प्शन, entry of drug into the body and transport to the bloodstream, then आया distribution, movement of drug to the various tissue, then आया phase 1 metabolism, functionalization reaction like oxidation, reduction, hydrolysis जो हम आगे देखने वाले हैं, then आया आपका phase 2 metabolism, phase 2 metabolism that is conjugation reaction including the gluconidation and sulfate conjugation, then excretion, removal of metabolites via renal और बाइलिनरी पाथवे, इसके थ्रू जो मेटाबोलाइट्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं। समझ गए बात को। अब ये तो चीजें हो गई, अब हम एक चीज और देखने वाले हैं। अभी मैंने आपको बताया कि वो जो है लिपिड सॉल्युबल से वाटर सॉल्युबल, अनआयनाइज्ड से आयनाइज्ड बना रहा था, बट अब एक और चीज होता है जो अभी पहले हमने देखा था कि मेटाबोलाइट फॉर्म होते हैं। अब वो मेटाबोलाइट 3 तरीके के बन सकते हैं। पहला बनता है जो है कि ड्रग जो है वो हमारी एक्टिव है, एक्टिव टू एक्टिव मेटाबोलाइट बन गया,
एक्टिव ड्रग से उसका जो मेटाबोलाइट बनाया वो भी क्या बनाया, एक्टिव बनाया। दूसरा, एक्टिव टू इनएक्टिव मेटाबोलाइट बनाया। ठीक है, मतलब जो ड्रग तो एक्टिव थी, बस उसको मेटाबोलाइट को इनएक्टिव कर दिया, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो है कि हमने जो ड्रग दी वो इनएक्टिव फॉर्म में दी, ताकि हमारी ड्रग अगर डिग्रेड हो रही है, कुछ भी हो रही है, इनएक्टिव फॉर्म में दी, और उससे वो क्या किया, उसने एक्टिव मेटाबोलाइट बना दिया, फिर जाके वो उसने एक्शन दिखाया। इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रो ड्रग। ठीक है, तो अब देखो, एक्टिव टू एक्टिव, एक्टिव टू इनएक्टिव। अब देखो ये वाला जो पोर्शन है एक्टिव टू इनएक्टिव, ये तो ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है कि हाँ ठीक है, एक्टिव टू इनएक्टिव बनाया और वो एक्सक्रीट आउट हो गया। बट अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दो इंपॉर्टेंट है, एक है एक्टिव टू एक्टिव, दूसरा है इनएक्टिव टू एक्टिव, कि लाइक एक्टिव टू एक्टिव मेटाबोलाइट कौन सा बन रहा है और इनएक्टिव दैट इज प्रोडक्ट टू एक्टिव मेटाबोलाइट कौन बन रहा है। ये दोनों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वैसे तो तीनों इंपॉर्टेंट है, बट अगर एक्सक्रीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये इंपॉर्टेंट है। और लेकिन अगर हम इफेक्ट के हिसाब से देखें तो हम प्रोडक्ट का भी इंपॉर्टेंस, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें इंपॉर्टेंस है, हम किसी एक को नहीं बोल सकते कि स्पेसिफिकली यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी बेकार है। तो अभी हम लोग दोनों देखेंगे, एक्टिव टू एक्टिव मेटाबोलाइट और इनएक्टिव टू एक्टिव मेटाबोलाइट, जिसका एग्जाम्पल जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये जो टेबल मैं आपको बताने वाला हूँ, दो टेबल है, दोनों एकदम आपकी टिप पे होनी चाहिए, रट लो इसको, कैसे भी याद कर लो, एकदम रट के रखो, समझ के बात को। चलो सबसे पहला क्या है, एक्टिव टू एक्टिव मेटाबोलाइट। एक्टिव ड्रग टू एक्टिव मेटाबोलाइट की अगर हम बात करें तो मॉर्फिन से क्या बन रहा है, मॉर्फिन 6 ग्लूकोरोनाइड बन रहा है मॉर्फिन से। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेफोक्टाक्सिम, इससे बन रहा है डेसा एसिटिल सेफोक्टाक्सिम। एलोप्यूरिनॉल से क्या बनता है, एलोजेंथिन, मतलब ये दोनों एक्टिव है, एलोप्यूरिनॉल भी एक्टिव इफेक्ट शो करता है, एलोजेंथिन भी शो कर सकता है। प्रोकेनामाइड से बनेगा एन एसिटाइल प्रोकेनामाइड, प्रीमिडोन से बनेगा फिनोबार्बिटोन, और फिनाइल इथाइल मेलोनामाइड दोनों बन सकते हैं इससे। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे डाइजेपाम से तो डेसमेथाइल डाइजेपाम या ऑक्साजेपाम। ठीक है, डाइजेपाम से क्या बन रहा है, डेसमेथाइल डाइजेपाम, या इसी को हम लोग ऑक्साजेपाम भी बोलते हैं। नेक्स्ट डिजिटॉक्सिन से क्या बन रहा है, डिजॉक्सिन बन रहा है। इमिप्रामिन से क्या बन रहा है, इमिप्रामिन से बन रहा है डेसिमिप्रामिन। और एमिट्रिप्टालिन से बन रहा है नॉरट्रिप्टालिन। कोडेन से बन रहा है मॉर्फिन, और स्पिरुनोलैक्टोन से बन रहा है कैनेरिनोन। स्पिरुनोलैक्टोन से क्या बन रहा है, कैनेरिनोन। कोडेन से बन रहा है मॉर्फिन, एमिट्रिप्टालिन से बन रहा है नॉरट्रिप्टालिन। ये एक्टिव टू एक्टिव है। अब हम देखेंगे एक्टिव टू इनएक्टिव, उसमें लाइक सॉरी इनएक्टिव टू एक्टिव, दैट इज प्रोडक्ट से एक्टिव, लाइक हम उसको जब देते हैं तब वो एक्टिव नहीं होती ड्रग, बट जैसे बॉडी के अंदर जाती है इफेक्ट्स हो धीरे वो मेटाबोलाइज होता है, फिर वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। लाइक लीवोडोपा से डोपामिन बन गया, इनैलाप्रिल से इनैलाप्रिलेट बन गया, अल्फा मिथाइल डोपा से अल्फा मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन बन गया, डिपिवेफ्रिन से इपिनेफ्रिन बन गया, प्रोग्वानिल से साइक्लोग्वानिल बन गया, प्रेडनिसोन से प्रेटिसोलोन बन गया, क्लोपिडोग्रिल का थायोल मेटाबोलाइट बन गया, बेकेम्पेसिलिन का एम्पिसिलिन बन गया, सल्फासेलाजिन का 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड बन गया, एसाइक्लोविर का एसाइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट बन गया, फ्लोरोयूरासिल का फ्लोरोयूरिडीन मोनोफॉस्फेट बन गया। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों टेबल्स एकदम आप याद करके रखना, टिप पे रखना, बिल्कुल भी भूलना मत, इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, बहुत हाई चांसेस है कि आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, समझिए बात को। चलो तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन जो अभी तक हम फेज 1 फेज 2 पढ़ते आ रहे हैं, उसमें क्या क्या चीजें होती है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक, अब फेज 1 फेज 2, फेज 1 की बात करें तो फेज 1 में हमारा क्या होता है कि ऑक्सीडेशन, बोथ माइक्रोसोमल और नॉन माइक्रोसोमल दोनों इसमें क्या होते हैं, फेज 1 में आते हैं। सबसे पहले क्या आता है आपका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में हाइड्रोक्सिलेशन, डी एल्काइलेशन, डीएमिनेशन आता है, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस। अब देखो यहाँ पे 3 चीजें और होती है, इसकी जो याद करने की निमोनिक है मैं वो आपको बता देता हूँ, इस इमेज में शायद इंक्लूड नहीं हो पाया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आप उससे आप याद रखोगे तो आपका इसको याद रखने की सिंपल सी ट्रिक है, और कैट। ठीक है, ओक से हो गया आपका ऑक्सीडेशन, आर से हो गया आपका रिडक्शन, सी से हो गया आपका क्या, साइक्लाइजेशन, साइक्लाइजेशन। ठीक है, और एस से हो गया आपका हाइड्रोलिसिस, और ए से आपका क्या हो गया, हाइड्रोक्सिलेशन, एलिफैटिक और एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलेशन, एलिफैटिक और एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलेशन, हाइड्रोक्सिलेशन। और डी से आपका क्या हो गया, डीसाइक्लाइजेशन या डी एमिनेशन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं डीसाइक्लाइजेशन या डी एमिनेशन। समझ गए बात को। अब क्या करना है आपको, इसके एग्जांपल्स आप याद रख लो। सबसे पहले आता है आपका ऑक्सीडेशन।
अब ऑक्सीडेशन क्या होता है ये हमने प्री फॉर्मुलेशन में बहुत अच्छे से पढ़ा है, वहां जाके देख लेना आपका। मोस्ट कॉमन होता है, इसके एग्जाम्पल में आपको याद रखना है 3 पी, पी पी पी। पहले पी का मतलब फेनेटोइन, पहले पी का मतलब फेनेटोइन, दूसरे पी का मतलब फिनोबार्बिटोन, और तीसरे पी का मतलब प्रोप्रानोलोल। ठीक है, फेनेटोइन, फिनोबार्बिटोन, प्रोप्रानोलोल। फिनोबार्बिटोन से आपको पता होना चाहिए कि बार्बिचूरेट्स भी सारे इसी के अंदर आ जाएंगे। दूसरा आता है आपका रिडक्शन। रिडक्शन का आप याद रखो सी एम, सी एम। सी एम से मतलब क्या हो गया, सी फॉर क्लोरम फेनिकोल, एम फॉर मेथाडोन, सी फॉर क्लोरम फेनिकोल, एम फॉर मेथाडोन। समझ गए बात को। उसके बाद आता है आपका हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में आपके कई सारी ड्रग्स हैं, मैं आपको बोलता जा रहा हूँ, आप उसको नोट कर लो सो दैट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हाइड्रोलिसिस में जो है आपके प्रोकेन हो गया, लिग्नोकेन हो गया, प्रोकेनामाइड हो गया, एस्पिरिन हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट, जिस भी ग्रुप में, जिस भी ड्रग में ईस्टर या एमाइड ग्रुप है, वहां सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि वहां पे हाइड्रोलिसिस देखने को मिले, ईस्टर और एमाइड ग्रुप। समझ गए बात को। नेक्स्ट अगर हम बात करें साइक्लाइजेशन की, तो इसमें आपका आता है क्या, प्रोग्वानिल। अभी हमने पीछे बताया था कि प्रोग्वानिल किस में कन्वर्ट होती है, प्रोग्वानिल कन्वर्ट होती है साइक्लोग्वानिल में। तो वो एग्जांपल है किसका, साइक्लाइजेशन का। प्रोग्वानिल से किस में कन्वर्ट होता है, साइक्लोग्वानिल में। नेक्स्ट आता है अपने पास क्या, डीसाइक्लाइजेशन। डीसाइक्लाइजेशन, ठीक है। डीसाइक्लाइजेशन में क्या होता है, अभी हमने ऊपर देखा था क्या, पीपीपी, ट्रिपल पी पढ़ा था हमने, इसको हम लोग याद रखेंगे डीपीपी, डेली प्रैक्टिस पेपर। तो डी से आपका डीसाइक्लाइजेशन हो गया, पी से आपका क्या हो जाएगा, फिनोबार्बिटोन हो जाएगा, और दूसरा पी से आपका फेनेटोइन भी हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको याद रखोगे। ठीक है, एक ड्रग में एक से ज्यादा एक्शन भी देखने को मिल सकते हैं, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, चलो। तो ये हो गई फेज 1 की बात। अब अगर हम फेज 2 की बात करें, तो फेज 2 में हमने देखा दो तरीके की, एक होता है माइक्रोसोमल, दूसरा होता है नॉन माइक्रोसोमल। तो माइक्रोसोमल में एक ही आता है, दैट इज ग्लूक्रोनाइड कॉन्जुगेशन, और जो सबसे कॉमन फेज 2 रिएक्शन है। और अगर नॉन माइक्रोसोमल की बात करें तो ग्लूटाथियोन, एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, सल्फेशन, ये सारी चीजें आती है। अब वैसे अगर आप पढ़ने जाओगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा लेंदी है ये चीजें। आप किसी भी बुक में कहीं से भी पढ़ लो तो आपको बहुत ज्यादा लेंदी मिलेगा। बट मैंने क्या किया नोट्स में, मैं बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें मैं नहीं लेके आया हूँ। पूरा फेज 2 रिएक्शन बस जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब क्या, एंजाइम और उसमें कौन सी ड्रग है जो उसके थ्रू मेटाबोलाइज होती है, बस इतनी दो चीजें इंपॉर्टेंट है पूरे फेज 2 में। यही दो आप याद रख लोगे, आपका काम हो जाएगा। तो हम वही दोनों पढ़ेंगे इसमें। फेज 2 रिएक्शन को हम लोग कॉन्जुगेशन रिएक्शन बोलते हैं, और सबसे पहला आता है आपका ग्लूक्रोनाइड कॉन्जुगेशन। इसमें जो एंजाइम लगता है वो लगता है यूडीपी, ग्लूक्रोनोजिल ट्रांसफरेज। और इसका जो एग्जांपल है, कौन कौन सी ड्रग हमारा ग्लूक्रोनाइड कॉन्जुगेशन के थ्रू मेटाबोलाइज होती है, दैट इज आपका क्लोरमफेनिकॉल हो गया, आपका एस्पिरिन हो गया, आपका फेनेसिटीन हो गया। ठीक है, ACP से आप इसको याद रख सकते हो। बट एस्पिरिन के लिए क्या है, ये माइनर पाथवे है। एस्पिरिन का मेजर पाथवे जो है वो आपका क्या है, ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन है। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन, एंजाइम इसमें आता है एसाइल को एंजाइम में ग्लाइसिन ट्रांसफरेज। इसका जो एग्जांपल आता है मेनली सैलिसिलेट्स आपका आ जाता है, जिसमें आपका एस्पिरिन भी आ जाएगा, उसका मेजर पाथवे है ये। नेक्स्ट आपका ग्लूटाथियोन कॉन्जुगेशन। ग्लूटाथियोन कॉन्जुगेशन की बात करें तो जो एंजाइम आएगा ग्लूटाथियोन ट्रांसफरेज आएगा, और इसमें जो ड्रग आती है आपकी वो कौन सी आती है, वो आती है पैरासीटामोल। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन में आपकी जो एंजाइम आएगा एन एसिटाइल ट्रांसफरेज आ जाएगा, और इसमें जो एग्जांपल्स आएगा आपका, कौन कौन से एग्जांपल्स आएगा, आप सल्फोनामाइड हो गया, हाइड्रालाजीन हो गया, आइसोनियाजिड हो गया, प्रोकेनामाइड हो गया, और क्लोनाजिपाम हो गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एसिटाइलेशन के एंजाइम से। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करते हैं, अगला क्या है अपने पास, अगला है मेथाइलेशन। मेथाइलेशन की अगर हम बात करें तो मेथाइलेशन में जो एंजाइम लगने वाला है वो लगने वाला है ट्रांस मेथाइलेस। मेथाइलेशन में कौन सा एंजाइम लगने वाला है, मेथाइलेशन में एंजाइम लगने वाला है ट्रांस मेथाइलेस। देन इसका एग्जांपल अगर आप देखो तो एड्रेलिन हो गया, स्टामिन हो गया, निकोटिनिक एसिड हो गया। ठीक है, ये इसके क्या हो गए, एग्जांपल्स हो गए। नेक्स्ट अगर हम और आगे बात करें तो सल्फेट कॉन्जुगेशन है। सल्फेट कॉन्जुगेशन में जो आपके एंजाइम लगने वाले हैं वो कौन से लगने वाले हैं, एंजाइम लगने वाला है आपका सल्फो ट्रांसफेरेज, और इसका जो एग्जांपल है आपका क्लोरमफेनिकॉल हो गया, सेक्स स्टेरॉइड जो हो गए, वो हमारे किस में आते हैं, वो हमारा सल्फेट कॉन्जुगेशन के थ्रू मेटाबोलाइज होते हैं। तो बस फेज 2 रिएक्शन में अगर आप इतनी चीजें याद रख लेते हो, ये जो 6 पॉइंट्स में मैंने बताए हैं, इतनी अगर आप याद रख लेते हो तो आपका काम हो जाएगा। इससे ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होती। अब कभी कभी लोग परेशान हो जाते हैं, कि कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान तो नहीं, कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमारा जो ड्रग का वो मेटाबॉलिज्म होता है। मोस्टली लोगों को पता होता है कि लीवर में होता है, किडनी में होता है, बस खत्म। बट मेजर जो साइड है वो आपकी लीवर है, जिसमें माइक्रोसोम
मल एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं हेपेटोसाइट्स में, वहाँ मेजर साइट है। देखो लीवर की फोटो बनी हुई अच्छी सी, ये मेजर साइट है मेटाबॉलिज्म का। बट इसके अलावा कई सेकेंडरी ऑर्गन्स भी होते हैं, जैसे आपकी क्या हो गई, किडनी हो गई प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में, लंग्स में होता है, स्किन की एपिथेलियल सेल्स में भी कुछ होता है, इंटेस्टाइन में भी होता है आपका, प्लाज्मा में भी होता है, ब्रेन के नर्वस टिश्यू में भी कुछ अमाउंट होता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्मॉलेस्ट अमाउंट भी जहाँ हो रहा है वहाँ भी हमने ले लिया। फिर आपकी टेस्टिस में सर्टोली सेल्स जो होती हैं, वहाँ पे भी आपको कुछ ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं एंजाइम्स के बारे में, ठीक है। अभी तक हमने पूरा मेटाबॉलिज्म देख लिया कि एंजाइम एंजाइम एंजाइम, बट होते क्या है, क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें अब हम लोग बात करने वाले हैं। समझिए बात को। तो वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हो तो पता नहीं चलता कि चीज़ें आप तक समझ में आ रही हैं कि नहीं, ठीक है। बाकी क्या चीज़ें, क्या चेंजेस कर सकते हैं हम लोग, क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से मैं आपको क्रैश कोर्स प्रोवाइड कर पाऊंगा, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है आपका क्या, माइक्रोसोमल एंजाइम। माइक्रोसोमल एंजाइम की बात करें तो लोकेटेड ऑन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्राइमरली कहाँ पे, लीवर में, ऑल्सो किडनी में और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में भी होता है, बट प्राइमरली जो होता है वो कहाँ पे लोकेटेड होता है, लीवर में। एग्जाम्पल की बात करें तो साइटोक्रोम P450 ग्लूकोनाइल ट्रांसफेरेज, ये आपके क्या है, माइक्रोसोमल एंजाइम है। और इसमें से जो CYP3A4 है एंजाइम है, ये क्या होता है कि अबाउट 50% जो ड्रग्स होती है उनका मेटाबॉलिज्म ये एक एंजाइम सिंगल अकेला कर देता है, CYP3A4। नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम की अगर हम बात करें तो नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम में होगा प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ हिपैटिक सेल एज वेल एज इन अदर टिश्यू इंक्लूडिंग प्लाज्मा। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आपका ऑक्सीडेज हो गया, स्टेरेज हो गया, एमाइडेज एटसेट्रा, ये हमारे क्या हो गया, नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम की बात हो गई। दीज एंजाइम्स कैटलाइजेज ऑल फेज टू रिएक्शन एक्सेप्ट ग्लूकोनिडेशन, ठीक है। ग्लूकोनिडेशन को छोड़ के सारे फेज टू जो रिएक्शन है वो कौन सा, नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम होता है, जो अभी हमने पीछे देखा, ठीक है। तो ये दोनों है एंजाइम। अब जो इंपॉर्टेंट चीज आती है एंजाइम इंड्यूसर एंड एंजाइम इनहिबिटर्स की बात, ठीक है। एंजाइम इंड्यूसर और एंजाइम इनहिबिटर्स क्या होते हैं उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आता है एंजाइम क्या, इंड्यूसर। इंड्यूसर क्या मतलब होता है कि उसकी एक्टिविटी को बढ़ाना, मतलब क्या है, एंजाइम इंड्यूसर विल इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ अदर ड्रग्स एंड दस देयर डिफेक्ट विल डिक्रीज। मतलब क्या है कि अगर एंजाइम इंड्यूसर है तो मतलब क्या करेगा कि एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ी। अब अगर एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ी मतलब क्या हुआ, ड्रग का मेटाबॉलिज्म बढ़ा। अब अगर ड्रग का ज्यादा मेटाबॉलिज्म होगा मतलब ड्रग जल्दी एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, और अगर ड्रग जल्दी एक्सक्रीट आउट हो जाएगी तो उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और अगर उसका इफेक्ट घट रहा है तो हमें क्या बढ़ाना पड़ेगा, डोज बढ़ाना पड़ेगा। देयरफॉर डोज ऑफ सच ड्रग्स व्हिच आर मेटाबोलाइज्ड बाय माइक्रोसोमल एंजाइम शुड बी इंक्रीज्ड व्हेन एडमिनिस्टर्ड अलोंग विद द माइक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसर। अगर माइक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसर के साथ दे रहे हैं तो हमें डोज बढ़ा के देनी पड़ेगी। अब सर ये माइक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसर है कौन कौन से, तो उसके लिए सिंपल सा आपको याद रखना है क्या, G2P2RS सेल्फोन, सिंपल सा एक निमोनिक है। G फॉर हो गया ग्लिसोफुलविन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, P2 से फिनेटो एंड फिनाइल ब्यूटाजोन, R से रिफोम्पसिन, S से स्मोकिंग, सेल फॉर कार्बामाजेपिन क्लोरल हाइड्रेट और फोन से फिनोबार्बिटोल। अगर इस किसी भी इन ड्रग्स के साथ कोई भी अगर आप ड्रग दे रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका डोज थोड़ा सा बढ़ा के देना पड़ेगा, बिकॉज ये क्या है, एंजाइम इंड्यूसर है और एंजाइम की एक्टिविटी को ये क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ड्रग का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा तो ड्रग का इफेक्ट घट जाएगा। समझ गए बात को, सिंपल सा। चलो नेक्स्ट आगे हम लोग बात करते हैं एंजाइम इनहिबिटर्स के बारे में। अब एंजाइम इनहिबिटर्स क्या करते हैं, एंजाइम इनहिबिटर उसका उल्टा काम करेंगे। एंजाइम इनहिबिटर विल डिक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग बाई माइक्रोसोमल एंजाइम को वो करके क्या करते हैं, जिसका जो मेटाबॉलिज्म है उसको डिक्रीज कर देंगे। क्योंकि एंजाइम को इन्होंने क्या कर दिया, इनहिबिट कर दिया, तो इसके हमें क्या करना पड़ेगा, डोज डिक्रीज करके देना पड़ेगा। सेम उल्टा काम। इसके लिए जो ट्रिक क्या है, इसके लिए सिंपल सा एक निमोनिक है कि जो विटामिन के है, ठीक है, विटामिन के कैन नॉट कॉज एंजाइम इनहिबिशन। विटामिन के जो है वो एंजाइम इनहिबिशन नहीं कॉज करता। वी फॉर क्या हो गया आपका, वी फॉर हो गया वेलप्रोएट विटामिन से, के फॉर हो गया आपका कीटोकोनाजोल, कैन नॉट से आपका सिमेटिडीन हो गया, कॉज मतलब सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गया, एंजाइम मतलब आपका इरेथ्रोमाइसिन हो जाएगा, यहाँ इरेथ्रोमाइसिन हो गया, इनहिबिशन से आइसोनियासिड हो गया। मतलब विटामिन के जो है वो आपका एंजाइम इनहिबिशन कॉज नहीं कर सकता। ये क्या बात हो गई एंजाइम इनहिबिटर्स के बारे में। इससे आप एंजाइम इंड्यूसर और इनहिबिटर दोनों चीजें हमने कवर कर ली। अब हम लोग देखेंगे एक PGP4 पीजीपी इनहिबिटर के बारे में, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सक्रीशन देख के आज की क्लास खत्म करेंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अब हम लोग देखेंगे किसके बारे में। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना PGP इनहिबिटर्स। अब देखो PGP क्या होता है ये आपको एक बार पता होना चाहिए, दैट इज
पीजीपी स्टैंड्स फॉर पी ग्लाइकोप्रोटीन। अब पी ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो जो कंफ्यूज हो रहे हैं उनके लिए हम लोग थोड़ा सा आगे बात करते हैं कि होता क्या। पी ग्लाइकोप्रोटीन इज एन एटीपी डिपेंडेंट इफ्लक्स पंप। अब बात हो, आपको पता होना चाहिए, इनफ्लक्स मतलब अंदर आना, इफ्लक्स मतलब बाहर जाना। दैट ट्रांसपोर्ट द ड्रग आउट ऑफ द सेल, ड्रग को सेल के बाहर निकालती है। रिड्यूसिंग दियर एब्जॉर्प्शन एंड इंक्रीज इलिमिनेशन, मतलब क्या होता है कि वो ड्रग को सेल के बाहर निकालते हैं, जिससे क्या होता है उसका एब्जॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज हो जाता है और उनका इलिमिनेशन बढ़ जाता है। इट प्लेज अ मेजर रोल इन अ ड्रग रेजिस्टेंस एंड इन्फ्लुएंस द ओरल बायो अवेलेबिलिटी। मतलब क्या होता है कि जब ड्रग रेजिस्टेंस की कंडीशन में बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है और बायो अवेलेबिलिटी को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। अब पीजीपी इनहिबिटर्स क्या करते हैं, पीजीपी इनहिबिटर्स क्या करते हैं कि ये जो इफ्लक्स पंप है इसको ब्लॉक कर देंगे। जब इफ्लक्स पंप ब्लॉक हो जाएगा तो जो इंट्रासेलुलर है, ड्रग के अंदर जो सेल का कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगा और जिससे क्या हो जाएगा, ड्रग का जो इफेक्ट है वो बढ़ जाता है। तो इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सा ऐसा है जो पीजीपी इनहिबिटर्स होता है। तो इसका आप नाम याद रखो बस, उससे आपका काम हो जाएगा। इसका जो निमोनिक है वे है वीआईपी केन। मतलब क्या होता है, ये बहुत ही वीआईपी होते हैं। वी फॉर वीआईपी का क्या मतलब हुआ, वी फॉर हो गया आपका वीराफॉर्मिल, आई फॉर आपका हो गया इट्राकोनाजोल, पी फॉर पीजीपी, आप याद कर लो पी ग्लाइकोप्रोटीन, सी फॉर साइक्लोस्पोइन, ए फॉर एमियोडोरिन और साथ में एन फॉर निफेडिमिन और ई फॉर इरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो तो इसी के साथ हमने क्या किया, मेटाबॉलिज्म भी कंप्लीट कर दिया, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, तीनों पोर्शन हमने कवर कर दिए। अब हमारा जो लास्ट पोर्शन बचता है वो बचता है एक्सक्रीशन का। ठीक, तो अब हम लोग एक्सक्रीशन खत्म करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, अगर अभी तक आप लेक्चर देख रहे हो तो मतलब आपने ये सारी चीजें खत्म कर ली फार्माकोकाइनेटिक्स की, और लास्ट पार्ट बचा जिससे आप फार्माकोकाइनेटिक्स कवर कर लोगे। ठीक है, वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करके जाना। साथ में ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना, क्योंकि आप लोग शेयर कर नहीं रहे हो। अब जब तक अगर शेयर नहीं करोगे तो फिर हमारे अंदर का भी जो मोटिवेशन है आपके लिए कंटेंट बनाने का वो भी थोड़ा सा कम हो जाता है। तो जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मैं आपके लिए लेके आऊँगा। ठीक है, चलो तो आ जाओ फटाफट से आप स्टार्ट करते हैं। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन क्या होता है, एक्सक्रीशन मतलब क्या, बाहर निकालना है ड्रग को, सिंपल सी बात है। रिमूवल ऑफ ड्रग एंड इट्स मेटाबोलाइट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। और द मेजर रूट ऑफ एक्सक्रीशन इज किडनी। एक्सक्रीशन का जो मेजर रूट क्या है, किडनी है। एक्सक्रीशन थ्रू किडनीज अकर बाय ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सीक्रेशन। तीन पाथवे होते हैं, ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सीक्रेशन। समझ गए बात को। अब हम तीनों इसके बारे में देखेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक्सक्रीशन जो है वो एक पार्ट है किसका, इलिमिनेशन का। जो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि इलिमिनेशन इज इक्वल टू मेटाबॉलिज्म प्लस एक्सक्रीशन, इनिशियल लेक्चर्स में जब हम फार्माकोकाइनेटिक्स स्टार्ट कर रहे थे तो वहां पे मैंने इसके बारे में बताया हुआ है, तो आप उसको एक बार जरूर से रिवाइज कर लेना। ठीक है, चलो तो सबसे पहले आता है ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन क्या होता है, इट डिपेंड्स ऑन द प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग एंड रीनल ब्लड फ्लो। किस पे डिपेंड करता है ये डिपेंड करता है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग और रीनल ब्लड फ्लो, दोनों पे डिपेंड करता है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन लिपिड सॉल्युबिलिटी, ये लिपिड सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड नहीं करता। अब प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग पे कैसे डिपेंड करेगा, ये प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग पे ऐसा डिपेंड करेगा, क्यों, क्योंकि जो अनबाउंड ड्रग है, अभी हमने बात करी कि जो अनबाउंड ड्रग है वही एक्सक्रीट आउट होगी, तो इसीलिए प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग पे भी डिपेंड करेगा। और रेनल ब्लड फ्लो पे डिपेंड कैसे करेगा, कि जो आपका GFR दैट इज ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट, वो क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। जैसे रेनल ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो वैसे क्या होगा, GFR भी बढ़ जाएगा, बिकॉज ज्यादा ब्लड आएगा तो ज्यादा वहां पे फिल्टर हो आउट होगा और ज्यादा निकलेगा। तो ये हमारा होता है क्या, ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन। उसके बाद आता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। मतलब क्या होता है कि जो चीजें हैं उनको रीअब्जॉर्ब कर लेना। लाइक इट डिपेंड्स अपॉन द लिपिड सॉल्युबिलिटी, लिपिड सॉल्युबिलिटी पे इसीलिए हम क्या करते हैं कि वाटर सॉल्युबल कर रहे हैं ताकि वो रीअब्जॉर्ब ना हो पाए। बिकॉज जो रीअब्जॉर्प्शन है किडनी में क्या होता है, पहले फिल्टर होता है, फिल्टर होने के बाद भी काफी सारी चीजें बची रहती हैं। देखो फिल्ट्रेशन का रेट क्या होता है, अगर मैं आपको बताऊं तो जो फिल्ट्रेशन का अपना रेट होता है वो होता है 125 ml पर मिनट की रेट से हमारी किडनी जो है चीजें फिल्टर करती है। इसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो पूरे दिन में ऑलमोस्ट 180 लीटर आ जाता है, 180 लीटर पर डे। अब क्या आप 180 लीटर यूरिन करते हो, नहीं। यूरिन कितना होता है, यूरिन एक्सक्रीशन अराउंड 1.5 to 2 लीटर, बस इतना ही होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो 99% चीजें होती हैं, ठीक है, 99% क्या होती है, रीअब्जॉर्ब होती है हमारी बॉडी में, किसके थ्रू, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन के थ्रू। समझे बात को। तो इसीलिए लिपिड सॉल्युबल चीजें जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, वो रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी। इसीलिए हम उसको वाटर सॉल्युबल या आयनाइज फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। बिकॉज इफ ड्रग इज लिपिड सॉल्युबल, इफ ड्रग इज लिपिड सॉल्युबल, मोर ऑफ इट्स विल बी रीअब्जॉर्ब एंड लेस विल बी एक्सक्रीटेड। इसीलिए उसको किस में कन्वर्ट होना चाहिए, वाटर सॉल्युबल।
इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन आयनाइजेशन, दैट इज हाईली आयनाइज्ड ड्रग आर एक्सक्रीटेड मोर, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। देयरफॉर इन एसिडिक पॉइजनिंग, अगर एसिडिक ड्रग की पॉइजनिंग है तो हम क्या देंगे, जैसे एसिडिक ड्रग सैलिसिलेट्स, बार्बिटूरेट, साइक्लोप्रोपामाइड, मेथोक्सेट्रेट, इसमें क्या होगा, यूरिन को एल्कलाइज कर देंगे सोडियम बाइकार्बोनेट से। क्यों? क्योंकि जो एसिडिक ड्रग है बेसिक मीडियम में आयनाइज्ड फॉर्म में रहेगी और एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। इसीलिए मैंने बताया था कि जो एसिडिक ड्रग का एब्जॉर्प्शन एसिडिक मीडियम में होता है, इसीलिए हम बेसिक मीडियम में करेंगे तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, एक्सक्रीशन हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? सारे कॉन्सेप्ट कोरिलेट हो रहे हैं, इसलिए जो भी स्टार्टिंग में बताया उसका ये नहीं कि वो वहीं पे पढ़ के भूल जाओ। जब आप उसको कोरिलेट करोगे ना पूरी चीजें, स्टमक में सेम चीज पे हम अपोजिट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि एसिडिक ड्रग स्टमक के एसिडिक पीएच में एब्जॉर्ब कराना था हमें, बट यहाँ पे क्या करना है, हमें एसिडिक ड्रग की पॉइजनिंग हुई है, एक्सक्रीट आउट कराना है। हम यूरिन को क्या कर देंगे, बेसिक कर देंगे, और जब यूरिन हमारी बेसिक हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, हमारा एसिडिक ड्रग जो वो बाहर निकल जाएगा। समझ में आ रही बात? ठीक। सेम अगर बेसिक ड्रग है लाइक मॉर्फिन, एम्फेटामिन, उसकी पॉइजनिंग हुई तो अगर हम बेसिक करेंगे तो क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, बट हम क्या कर देंगे, फिर हम यूरिन को कर देंगे एसिडिक यूजिंग अमोनियम क्लोराइड। ये दोनों नाम याद रखना, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड। तो बेसिक जैसे ही उसको हम लोग यूरिन को क्या करेंगे, एसिडिक करेंगे, ड्रग आएगी हमारी आयनाइज्ड फॉर्म में, और ड्रग आएगी आयनाइज्ड फॉर्म में, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसका एलिमिनेशन। समझ में आया बात? ऐसे चीजों को कोरिलेट करके पढ़ो, एकदम ऐसे पूरी कहानी की तरह दिमाग में बैठ जाना चाहिए। 2 बार 3 बार देखो, पूरी कहानी की तरह दिमाग में बैठा लो, एक भी क्वेश्चन गलत करके आओ तो बताओ। और ये चीजें ऐसी नहीं है कि आप यहाँ पढ़ के ठीक है यार जनरल फार्माकोलॉजी से 2 ही क्वेश्चन आते हैं, नहीं ऐसा नहीं है भाई। जनरल फार्माकोलॉजी अभी जैसे जैसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे हम, जनरल फार्माकोलॉजी आप और भी चीज़ों पे कोरिलेट कर पाओगे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एकदम सारे कॉन्सेप्ट जितना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लोगे ना, आपकी चीज़ें आगे उतनी ही ईजी हो जाएंगी। तो मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आपको एक बार नहीं समझ में आता, रिकॉर्डेड वीडियो है, थोड़ा सा पीछे जाओ, दोबारा देखो, क्लियर हो जाएगी। एकदम सिंपल सा सिंपल टर्म रखने की कोशिश करी है मैंने, कोई भी अनवांटेड एक्स्ट्रा कंटेंट मैंने नहीं डाला है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन लिपिड सॉल्युबिलिटी और प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। ये क्या होता है कि नेफ्रॉन में क्या होता है, सेपरेट पंप्स प्रेजेंट होते हैं एसिडिक बेसिडिक ड्रग के लिए, और एक ड्रग जो होता है एक बार में ही पास होता है, सिक्रेट आउट हो जाता है, ठीक है। तो इसका उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेन आपको पता होना चाहिए 3 चीजें होती है, ठीक है। अब अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे रेट ऑफ एक्सक्रीशन की बात कर ले। अगर हम रेट ऑफ एक्सक्रीशन का एक फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको लिख के बता देता हूँ, ठीक है। उसको आप लोग नोट डाउन कर लो। क्या? रेट ऑफ एक्सक्रीशन इज इक्वल टू रेट ऑफ फिल्ट्रेशन प्लस रेट ऑफ सिक्रीशन, ठीक है। इन दोनों का फिल होगा माइनस रेट ऑफ रीएब्जॉर्प्शन। समझ में आई बात? क्योंकि रीएब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है, एक्सक्रीशन को घटा रहा है वो, तो इसलिए इसको माइनस करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, तो जो आएगा वो क्या आ जाएगा, हमारा रेट ऑफ एक्सक्रीशन। समझ गए बात को? और मेनली तो हमने बता दिया कि आपको किडनी के थ्रू होता है, अदर ऑर्गन्स जो आपके क्या करते हैं, जो एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन से, आपकी लंग्स हो गई, ठीक है, आपका बाइल हो गया, ठीक है, आपकी क्या हो गई, आप फीसेस के थ्रू भी होता है ड्रग का एक्सक्रीशन, देन आपका स्वेट हो गया, उसके थ्रू भी होता है, देन आपका सलाइवा हो गया, उसके थ्रू भी होता है, देन आपका टीयर हो गया, ठीक है, लैक्टेटिंग मदर्स जो हैं उनके मिल्क के थ्रू भी ड्रग का एक्सक्रीशन होता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो यहाँ पे ऐसे एक्सक्रीशन के लिए मेन तो किडनी है, अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स एंड रूट्स जो हैं वो यहाँ से भी होता है, ठीक है। तो ये भी पता करना। अब नेक्स्ट आगे हम लोग बात करते हैं काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन। थोड़ा सा काइनेटिक्स के बारे में बात कर ले। रेट ऑफ एलिमिनेशन इज द अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम। सिंपल से बात है, एलिमिनेशन ऑफ अ ड्रग फ्रॉम द प्लाज्मा इज क्वांटिफाइड इन द टर्म। अभी तो मैंने बता दिया कि, बट अगर हमें उसे क्वांटिफाई करना हो कि कितना एलिमिनेशन हो रहा है, कितना बचा हुआ है, क्या है, एग्जैक्ट क्वांटिफाई करना तो किसके टर्म में करते हैं, क्लियरेंस के। अब क्लियरेंस क्या होता है, क्लियरेंस इज अ टर्म दैट इंडिकेट द रेट एट विच द ड्रग इज क्लियर्ड फ्रॉम द बॉडी। जिस रेट पे ड्रग बॉडी से क्लियर हो रही है उस टर्म को हम लोग बोलते हैं क्लियरेंस। और अगर हमें चीज़ों को क्वांटिफाई करना होता है, एलिमिनेशन को अगर हमें क्वांटिफाई करना है तो हम क्लियरेंस के बेसिस पे करेंगे, ठीक। क्लियरेंस का जो फॉर्मूला होता है बस सिंपल सा फॉर्मूला है, आप लोग याद रखो। क्लियरेंस इज इक्वल टू रेट ऑफ एलिमिनेशन अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन। इसकी यूनिट जो होती है ml पर मिनट, इसकी जो है आपकी यूनिट होती है। समझिए बात को। एक फॉर्मूला यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है आपका वो है हाफ लाइफ का फॉर्मूला। इट इज रिक्वायर्ड, हाफ लाइफ का क्या मतलब होता है, इट इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द प्लाज्मा कंसंट्रेशन टू द हाफ। दैट इज जो ड्रग का कंसंट्रेशन है वो 50% अगर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाफ लाइफ, और टी हाफ बोलते हैं। तो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 इंटू वीडी अपॉन क्लियरेंस। ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। वीडी वहाँ पे वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, क्लियरेंस ये पीछे देख के आए हो।
हाफ लाइफ इज अ सेकेंडरी फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स डेराइव्ड फ्रॉम द वीडी एंड क्लियरेंस। अब वीडी का भी फॉर्मूला आप देखो, अभी मैंने वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का भी फॉर्मूला बताया था, तो ऐसी चीजें आप एग्जैक्ट रिकॉल करो कि यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का अगर फॉर्मूला लगाना हो तो क्या होगा, टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा। और क्लियरेंस का अगर फॉर्मूला लगाना हो तो क्लियरेंस का भी मैंने बताया, रेट ऑफ एलिमिनेशन अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन। तो इस तरीके से आपको चीजें रिकॉल होनी चाहिए, जैसे जैसे आप चीजें रिकॉल करके रखोगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा। नेक्स्ट दो इंपॉर्टेंट चीज आती है लोडिंग डोज एंड मेंटेनेंस डोज। लोडिंग डोज क्या होता है कि अगर इनिशियली अ डोज इज एडमिनिस्टर्ड टू अटेन द स्टेडी स्टेट क्विकली इज नोन एज लोडिंग डोज। मतलब क्या होता है कि हम कभी कभी इनिशियली जो होता है वो हम थोड़ा सा डोज ज़्यादा बढ़ा के देते हैं सो दैट जो हमारी ड्रग है वो एक स्टेडी कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर मेंटेन करके रखे, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, लोडिंग डोज। और लोडिंग डोज किस पे डिपेंड होता है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोडिंग डोज डिपेंड होता है किसमें, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे। मेंटेनेंस डोज इज द डोज, जैसे अगर हमारे पास स्टेडी स्टेट आ गई, अब उस स्टेडी स्टेट को हमें मेंटेन करके रखना है, तो उसके लिए हम लोग क्या देखते हैं, उसके लिए हम लोग देखते हैं मेंटेनेंस डोज। और ये क्या होता है कि स्मॉलर होती है लोडिंग डोज से। मेंटेनेंस डोज इज गवर्न बाई क्लियरेंस और टी हाफ से गवर्न किया जाता है। दोनों का एक फॉर्मूला होता है, आप आराम से इसको नोट डाउन कर लो। और ये जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लियरेंस की मैंने बात करी ना, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लियरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करके रखना कि कौन किस पे डिपेंड करता है। तो अगर हम बात करें तो लोडिंग डोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वीडी इंटू टारगेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंटू टारगेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन। ठीक है। अगर हम मेंटेनेंस डोज की बात करें तो एमडी इज इक्वल टू क्लियरेंस इंटू टारगेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन। समझिए बात को, क्लियरेंस इंटू टारगेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन, वहाँ पे हमारा वीडी इंटू टारगेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन, ये दो चीजें होती है, समझ गए। ठीक है। तो अगर हम आगे बात करें, उससे पहले हाफ लाइफ की बात हमने करी है, तो कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स की मैं हाफ लाइफ बता देता हूँ जो आपको पता होनी चाहिए। लाइक सबसे इंपॉर्टेंट अगर सबसे जो अभी देखें तो एस्पिरिन की जो अगर हाफ लाइफ अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैं एक वो बना देता हूँ, नोट डाउन कर लो। ठीक है। अगर हम एस्पिरिन की बात करें तो एस्पिरिन की हाफ लाइफ कितनी होती है, एस्पिरिन की हाफ लाइफ अराउंड 4 आवर्स होती है। ठीक है। अगर हम बात करें किसकी बात, अगर हम बात करें सेट्रिजिन की जो हाफ लाइफ होती है वो कितनी होती है, वो 10 आवर होती है। ठीक है। अगर हम पेनिसिलिन की बात करें तो पेनिसिलिन जी की जो हाफ लाइफ होती है वो 30 मिनट होती है। सेम अगर इसी की जगह पे दो इंपॉर्टेंट है कि डिजॉक्सिन और एक होता है डिजीटॉक्सिन। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, डिजॉक्सिन एंड डिजीटॉक्सिन। डिजॉक्सिन की हाफ लाइफ होती है 40 आवर्स की, जबकि डिजीटॉक्सिन की हाफ लाइफ जो होती है वो 7 डेज की होती है। अब यहाँ पे इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने कैसे याद रखा था, डिजीटॉक्सिन में क्या आ रहा है, टी मतलब टाइम, तो डिजीटॉक्सिन के पास ज़्यादा टाइम है, डिजॉक्सिन के पास टाइम कम है। नाइट्रोग्लिसरीन की 4 to 8 मिनट होती है, ग्लिसरोफुल्विन की 24 आवर्स होती है। तो ये सारी चीज़ें उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस बेसिक एक बार आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा आइडिया के लिए। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट हाफ लाइफ बहुत कम ही पूछा जाता है, बट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब ठीक है, अब हम ऑर्डर ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स में देख लेते हैं। मेनली दो ऑर्डर्स होते हैं, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर को हम लोग बोलते हैं लीनियर काइनेटिक्स एंड जीरो ऑर्डर को हम लोग बोलते हैं नॉन लीनियर काइनेटिक्स। ठीक है, तो अगर हम दोनों का ग्राफ भी अभी बताता हूँ, पहले ये देख लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर मतलब कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ ड्रग इज एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम, मतलब क्या है, ड्रग का एक कांस्टेंट फ्रैक्शन जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है, जीरो ऑर्डर में कांस्टेंट अमाउंट। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें दोनों को एकदम समझना है आपको। ठीक है, कांस्टेंट फ्रैक्शन एंड कांस्टेंट अमाउंट। अगर हमने देखा कि फर्स्ट ऑर्डर में कांस्टेंट फ्रैक्शन जा रहा है, मतलब अगर हम बात करें कि मान लो हमारे पास 100 mg ड्रग है, तो फर्स्ट ऑर्डर में क्या हुआ कि 50% ड्रग इलिमिनेट आउट हो रही। तो पहले क्या होगा कि सबसे पहले 50% जाएगा, कितना जाएगा, 50 mg निकलेगा। ठीक है, फिर इस 50 mg से निकलेगा कितना, 25 mg निकलेगा। ठीक है, फिर इस 25 mg से निकलेगा 12.5 mg, तो ऐसे करके निकलेगा। ये फर्स्ट ऑर्डर की बात होगी, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट फ्रैक्शन जा रहा है ना। जैसे एक घंटे में 50 mg गया, फिर अगले एक घंटे में 25 mg गया, फिर 12.5 mg गया। बट जीरो में क्या था, कांस्टेंट अमाउंट था। जीरो ऑर्डर में क्या था, कांस्टेंट अमाउंट था। तो वहां पे अगर हम सपोज करते हैं कि 100 mg था, वन आवर में वो कितना गया, 20 mg निकला। तो अब वन आवर में 20 mg गया, तो 80 mg बचा। फिर अगले वन आवर में फिर 20 mg ही जाएगा, फिर कितना बचेगा, 60। फिर अगले में जाएगा 40 बचेगा, फिर अगले में जाएगा 20 बचेगा, अगले में 0 हो जाएगा। तो ऐसे होता है। वहां पे क्या होता है कि वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड, मतलब प्लाज्मा कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। इसमें क्या है, इसमें 100 mg था तो 50 mg निकला, 50 mg था तो 25 mg निकला, 25 mg था तो 12.5 mg निकला। इसमें क्या था, 100 mg था तब भी 20 mg निकला, 80 mg था फिर भी 20 mg ही निकला, 40 mg आया फिर भी 20 mg ही निकलेगा। तो ये प्लाज्मा कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। कौन सा, जीरो ऑर्डर। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको हम लोग नॉन लीनियर बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर। समझे बात को। और जीरो ऑर्डर को हम लोग डोज डिपेंडेंट काइनेटिक्स
ना हमारा नॉन लीनियर हो गया और ये हमारा लीनियर हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रेट ऑफ इलिमिनेशन इज प्रोपोर्शनल टू द प्लाज्मा कंसंट्रेशन। यहाँ पे अभी हमने बता दिया कि अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा तो इलिमिनेशन ज़्यादा फास्ट होगा क्योंकि वहाँ ज़्यादा होगा। इसमें क्या होता है, रेट ऑफ इलिमिनेशन प्लाज्मा कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, कांस्टेंट होता है। इसका क्लियरेंस जो है वो कांस्टेंट होता है, बट इसका क्लियरेंस मोर एट लो कंसंट्रेशन एंड लेस एट हाई कंसंट्रेशन। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग डोज डिपेंडेंट काइनेटिक्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसका क्लियरेंस जो है वो लो कंसंट्रेशन पे ज़्यादा कम होता है और हाई कंसंट्रेशन पे ज़्यादा होता है। हाफ लाइफ इसकी कांस्टेंट रहेगी। इसकी हाफ लाइफ क्या होगी कि लेस कंसंट्रेशन, हाफ लाइफ इज लेस एट लो कंसंट्रेशन एंड मोर एट हाई कंसंट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द ड्रग फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। बहुत 99% जो ड्रग्स होती है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ही फॉलो करती है। कुछ ही ड्रग है जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स पे फॉलो करती हैं। कुछ होती है कि फर्स्ट एंड मिक्स ऑर्डर काइनेटिक्स भी फॉलो करती है। तो अगर दोनों का ग्राफ अगर हम देख लें एक बार, तो अगर हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का ग्राफ बनाएंगे तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। एक मिनट सबको क्लियर बना देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का ग्राफ आएगा आपका यहाँ से, यहाँ पे आपका ड्रग यूनिट आ जाएगा कंसंट्रेशन, यहाँ पे टाइम, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आपका फर्स्ट यूनिट में आता है। फर्स्ट ऑर्डर में जीरो ऑर्डर का सेम ग्राफ जो होता है वो आपका ऐसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है, स्लोप नहीं, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। समझिए बात। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन और वर्सेस टाइम का ग्राफ ऐसा आता है। अब कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स होती है जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती हैं। ठीक है, ओनली जीरो ऑर्डर उनका जाता है। तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन सी ऐसी ड्रग है जो केवल जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है। तो उसको याद करने का एक सिंपल सा निमोनिक है, 0 वाट पावर। ठीक है, 0 वाट पावर का क्या मतलब हुआ, जीरो मतलब जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, वाट मतलब वॉरफेरिन, ए फॉर एल्कोहल एंड एस्पिरिन, टी फॉर थियोफाइलिन, टी फॉर टॉलब्यूटामाइड एंड पावर फॉर फेनेट। ठीक, तो इससे ये ऐसी ड्रग्स है जो क्या करती है, केवल जीरो ऑर्डर ड्रग फॉलो, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है। ठीक, नेक्स्ट और लास्ट एक कॉन्सेप्ट बचा हुआ है। ठीक है, उसको भी हम लोग फटाफट से देख लेते हैं, स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन का। ठीक है, स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन जो अभी बताया क्या होता है कि विथ मल्टीपल डोजिंग और अ कॉन्टिन्यूअस इन्फ्यूजन। जब अगर मल्टीपल डोजिंग या लगातार ड्रग को इन्फ्यूज करते रहे तो हम क्या करते हैं, ड्रग को एक एक्यूमुलेट कर देते हैं अंटिल द अमाउंट ऑफ ड्रग, क्या ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, अंटिल द अमाउंट एडमिनिस्टर्ड पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू अमाउंट इलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम। मतलब जितना ड्रग एडमिनिस्टर हो रहा है उतनी ही ड्रग इलिमिनेट हो रही है और एक स्टेडी कंसंट्रेशन बन गया। इस कंसंट्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन और CSS। टाइम टू रीच स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन डिपेंड अपॉन द टी हाफ पे डिपेंड करता है और जनरली 4 to 5 ऑलमोस्ट 5 टी हाफ लाइफ में वो स्टेडी स्टेट या प्लेट्यू कंसंट्रेशन पे पहुंच जाता है। ठीक है, स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन अचीव डिपेंड ऑन द डोज रेट। अब देखो क्या होता है, ये आप देखो यहाँ पे लाइक अगर हम यहाँ इस ग्राफ को समझे तो पहले यहाँ पे डोज दिया हमने, कम हुआ, फिर यहाँ पे फिर से डोजिंग दी तो फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ रहा है, फिर यहाँ डोजिंग दी, फिर ऊपर गया, नीचे आ रहा है, फिर ऐसे ऐसे जाते जाते हुआ। अब एक टाइम के बाद क्या आ गया कि आप कोई भी डोज दो वो सेम ग्राफ पे है तो वो नीचे नहीं जा रहा है ना, ऊपर नहीं जा रहा। तो ये जो लेवल आता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन। और ये कितने, ऑलमोस्ट 4 to 5 हाफ लाइफ के बाद ये कंसंट्रेशन जो है, स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन जो है वो हमारे लिए पास अचीव हो जाती है। हमें समझिए बात को। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस था, किसका, पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट कर दिया हमने फार्माकोकाइनेटिक्स। इसी के साथ अब हमारा जनरल फार्माकोलॉजी में केवल टॉपिक बचे हुए हैं, कौन सा, एक हमारा बचा हुआ है फार्माकोडायनेमिक्स जिसमें हम लोग सारी रिसेप्टर थ्योरीज एंड ऑल की बात करेंगे, और दूसरा बचा हुआ है हमारा क्या, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग, जिसमें एक छोटा सा टॉपिक है लाइक एलर्जी के बारे में बात कर लें, और उसके बाद आपका क्लिनिकल ट्रायल्स एंड ऑल, एक वो छोटा टॉपिक बचा, ये बचा। ठीक है, इसी के साथ हम जनरल फार्माकोलॉजी कवर कर देंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और जनरल फार्माकोलॉजी के बाद आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हो इन फार्माकोलॉजी, आप मुझे वो बताओ, और फार्मास्यूटिक्स में भी प्री फॉर्म के बाद आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हो मुझे वो बताओ। ठीक, और सबसे इंपॉर्टेंट, जाके व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, और इंस्टाग्राम पेज पे भी हमें फॉलो कर लो। नोट्स आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करके ले सकते हो, और अगर आपको टेस्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारी वेबसाइट पर भी जाके कर सकते हो। और अगर आपको अपनी स्टडी प्लान करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है कि लाइक क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम हो रही तो आप 1-to-1 मेंटरशिप सेशन बुक कर सकते हो, एक नॉमिनल सा चार्ज पे करके। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी बुक कर रखा है और उनके फीडबैक्स भी मैं ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ कि क्या उनका फीडबैक है, तो वो आप कर सकते हो। और वो ये सेशन जो है केवल 1 टाइम सेशन नहीं है, अंटिल आपका एग्जाम जब तक नहीं हुआ था तब तक आपको कंप्लीट गाइडेंस एंड सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर आपको वेबसाइट पर बुक करने में कोई इशू आता है तो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू भी मैसेज करके डिटेल के साथ हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, फिर आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, बट अगर आपने एंड तक देखा होगा तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।